गौरी कभी अपने 7 बच्चों के साथ खतरनाक जंगल के पास रहती थी। कालू कौवा डरते डरते एक पेड़ से कुछ फल तोड़ रहा था। जल्दी जल्दी से गौरी कवि और बच्चों के लिए फल तोड़ लेता हूँ। अगर जंगल की कोई बाजें या चीलें आ गई तो वो मुझे खा जाएंगी। कालू कौवा डरते डरते कुछ फल तोड़ता है और अपने घर की ओर चला जाता है। कालू कौवा फल लेकर जंगल के पास अपने छोटे से घोंसले में जाता है, जहाँ गौरी कवि अपने 4 बच्चों के साथ बैठी हुई थी। तभी कालू कौवा घर का दरवाजा बंद कर देता है। कालू जी, किसी ने आपको यहाँ आते हुए देखा तो नहीं? नहीं गौरी, मैं छुप छुप कर यहाँ आया हूँ, किसी ने नहीं देखा मुझे। कालू जी, पास के जंगल के जालिम पक्षियों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ यहाँ रहते हैं, वरना वो जालिम चीलें हमारे बच्चों और हमें खा जाएंगी। गौरी, पता है मुझे, इसीलिए घर में आने से पहले मैं बाहर देर तक खड़ा रहता हूँ। अच्छा गौरी, तुम बच्चों को ये फल खिलाओ, मैं नदी से पानी लेकर आता हूँ। माँ, तुम हमें बाहर खेलने क्यों नहीं जाने देती हो? हमें सारा दिन घर में रहना अच्छा नहीं लगता। मुन्नी बेटा, अभी तुम सब बहुत छोटे हो, यहाँ बाहर हर जगह बहुत खतरा है। वो सब जालिम पक्षी तुम जैसे मासूम बच्चों को खा जाएंगे। माँ, क्या वो जालिम चीलें हमें भी खा जाएंगी? नहीं बच्चों, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। फिर कालू कौवा भी पानी ले आता है। वो सब पानी पीकर सो जाते हैं। आधी रात को गौरी कवि के 3 अंडे भी फूट जाते हैं और उनमें से 3 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आते हैं, जो अंडों से बाहर आते ही शोर मचाने लगते हैं। गौरी, बच्चों को चुप कराओ, वरना कोई जालिम चीले हमारे बच्चों को देख न ले। तभी बाहर कुछ पक्षियों की आवाजें आती हैं। ये सुनकर कालू कौवा बाहर देखता है। तभी सामने 2 गिद्दे बैठी हुई थीं। गौरी, बच्चों को चुप कराओ, वरना वो गिद्दे यहाँ आकर हमारे बच्चों को ले जाएंगी। अरे भाई, अभी तो बच्चों की आवाजें आ रही थी। पता नहीं, यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। लगता है वो पक्षी कहीं दूर चले गए हैं। चलो हम उन्हें जंगल में ही देखते हैं। गौरी, अच्छा ही हुआ कि वो जालिम गिद्दे यहाँ से चली गई। आज तो इन छोटे बच्चों ने हमें मरवा ही दिया था। अगली सुबह कालू कौवा बच्चों के लिए फल लेने जाता है और गौरी कवि घर में बैठकर अपने 7 बच्चों की रक्षा करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गौरी कवि और कालू कौवा अपने 7 बच्चों को लेकर बाहर बैठे हुए थे। तभी दूर जंगल से वो जालिम गिद्दे उन्हें देख लेती हैं। अरे भाई, वो देखो कौवे और कौवे के बच्चे। चलो भाई जल्दी करो, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। भाई रुक जाओ, हम अभी इनका शिकार नहीं कर सकते। अगर हमने इनका अभी शिकार किया तो हमें अपना आधा हिस्सा जंगल के राजा बाज को देना होगा। लेकिन भाई, राजा बाज कहाँ है? उसे भला कहाँ पता चलेगा कि हमने इन बच्चों का शिकार किया है? भाई, हम इनका शिकार आज नहीं कल करेंगे, क्योंकि कल जंगल में बाज के बेटे की शादी है। जंगल के सभी पक्षी कल राजा के बेटे की शादी पर जाएंगे और हम इनका शिकार कर लेंगे। राजा बाज ने अपने जंगल में एक कानून बनाया था कि कोई भी अपने जंगल में शिकार नहीं करेगा। अगर कोई शिकार करते हुए पकड़ा गया तो उसे हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। अगले दिन शाम को गौरी कवि घर में बैठी कालू कौवे का इंतजार कर रही थी। अरे कालू, अभी तक घर क्यों नहीं आए? ये तो सुबह से घर से निकले हुए हैं, अभी तक आए क्यों नहीं? क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों हो? बच्चों, तुम्हारे पापा सुबह से जंगल में गए हुए हैं और अभी तक लौट कर नहीं आए। पहले तो कभी उन्हें इतना समय नहीं लगा। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। नहीं माँ, पिताजी ठीक होंगे। मगर मेरा मन नहीं मान रहा। मुन्नी बेटा, तू अपने बहन भाइयों के साथ यहीं रह और अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। मैं जंगल में तेरे पिताजी को देखने जा रही हूँ। जब तक मैं ना आऊँ दरवाजा ना खोलना। गौरी कवि पहली बार अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़कर बाहर जाती है। तभी 7 बच्चे घर के अंदर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद गौरी कवि के छोटे 3 बच्चे रोने लगते हैं।
तभी रानू चिड़िया और मीठू तोता बाहर से गुजर रहे थे। वो बच्चों की आवाज सुनकर रुक जाते हैं। मीठू भैया रुके, ये तो किसी बच्चों की आवाजें हैं। चिड़िया, तुम अपनी जान बचाओ। तुम्हें पता है ना ये जंगल कितना खतरनाक है। चलो यहाँ से। तभी रानू चिड़िया और मीठू तोते को चीलों की आवाजें सुनाई देती हैं। मीठू भैया, लगता है वो जालिम पक्षी इसी ओर ही आ रहे हैं। मीठू भैया, ये आवाजें तो वो सामने वाले घर से आ रही हैं। लगता है वहाँ छोटे बच्चे हैं, हमें उनकी जान बचाना होगी। फिर रानू चिड़िया और मीठू तोता गौरी कवि के घोंसले के पास जाते हैं। अंदर कोई है? दरवाजा खोलो बच्चों, आपकी जान खतरे में है। बच्चे डरकर दरवाजा खोल देते हैं। बच्चों, आप सबकी जान को खतरा है, आप सब मेरे साथ चलो। बच्चे रानू चिड़िया और मीठू तोते के साथ वहाँ से चले जाते हैं। रानू चिड़िया बच्चों को अपने घर ले जाती है। दूसरी ओर वो गिद्दे रात को गौरी कवि के घर जाती हैं, मगर वहाँ तो कुछ भी नहीं था। भाई, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे लगता है वो सब जंगल छोड़कर चले गए हैं। वो दोनों गिद्दे घर से बाहर निकलती हैं, तो उन्हें कालू कौवा और गौरी कवि देख लेते हैं। कालू कौवा और गौरी कवि अपने घर जाते हैं। अरे बाप रे, कालू जी, हमारे बच्चे कहाँ चले गए? लगता है उन गिद्धों ने हमारे बच्चों को खा लिया। गौरी कवि रोने लगती है। गौरी, चुप कर जाओ। चलो हम जंगल के राजा बाज के पास जाकर उन गिद्धों की शिकायत करते हैं। हम उन दोनों को छोड़ेंगे नहीं। तभी वो दोनों पास के जंगल के राजा बाज के पास जाते हैं। वो राजा को सारी बात बताते हैं। बाज राजा, आपके जंगल की गिद्धों ने हमारे बच्चों को खा लिया। आप हमारे साथ न्याय कीजिए, उन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। चुप कर जा कवि, हमने नहीं खाया तेरे बच्चों को। बाज राजा, आप इनकी बात क्यों सुन रहे हैं? ये तो हमारे जंगल की है भी नहीं। हाँ बाज राजा, ये तो इस जंगल के हैं भी नहीं। आप इन्हें हमारे हवाले कर दीजिए, हम आप तक आधा हिस्सा पहुँचा देंगे। सुनो कव्वे, इस जंगल में सिर्फ इस जंगल के पक्षियों की ही बातें सुनी जाती हैं। सुनोगी तो इन्हें लेकर यहाँ से चले जाओ, इनके साथ जो भी करना है करो। फिर वो गिद्दे कौवों को लेकर अपने जंगल से बाहर चली जाती हैं। वो कौवों पर हमला करने ही वाली थीं। गिद्दे मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती हैं। आप सबने हमारी जान क्यों बचाई? मैं भी मर जाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे नहीं तो मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी? कवि बहन, आप चिंता नहीं करें, आपके बच्चे मेरे पास हैं। फिर रानू चिड़िया गौरी कवि को सारी बात बताती है। फिर गौरी कवि और कालू कौवा रानू चिड़िया के घर जाते हैं। वो अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थे। गौरी बहन, आज से आप हमारे जंगल में ही रहें, क्योंकि हमारा जंगल बहुत सुरक्षित है। हमारे जंगल की महारानी चील बहुत अच्छी है, वो हम सबकी रक्षा करती है। उस दिन के बाद से कालू कौवा गौरी कवि अपने बच्चों के साथ उसी जंगल में रहने लगते हैं। कबूतर भैया, पहले मुझे सब्जी दे दें, आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। रानू बहन, जंगल में गर्मी की वजह से बहुत से पक्षी बीमार हो गए हैं। इन दिनों सबको सावधान रहना होगा। कबूतर मामा चिड़िया को सब्जी दे देता है। गुड्डू भाई, आप देखना, मैं आपको वहाँ तक उड़कर दिखाऊंगी। तुम गिर जाओगी, तुम जरूर गिरोगी। गुड़िया उड़ती है। गुड़िया तो बहुत अच्छे से उड़ रही थी, क्योंकि गुड़िया ने अब उड़ना सीख लिया था। गुड़िया, गुड़िया वो देखो, सामने मम्मा आ रही हैं। अपनी मम्मा को आता हुआ देखकर दोनों बच्चे घर चले जाते हैं और घोंसले में लेटकर सोने का नाटक करने लगते हैं। बच्चों, आप उठ जाओ, मेरे सर में बहुत दर्द है। मम्मा, शायद आपको गर्मी लग गई होगी। मामा चिड़िया घोंसले में लेट जाती है। आज तो मुझसे खाना भी नहीं बन होगा। अगर मेरे बच्चों को उड़ना आता तो जाकर अपनी नानों को बुला कर ले आते। ये सुनकर गुड़िया तुरंत बोलती है, मम्मा, मैं उड़ सकती हूँ, मैंने उड़ना सीख लिया है। झूठ, मैंने तो आपको कभी उड़ते हुए नहीं देखा। मम्मा, मैं आपको उड़कर दिखाऊं? दिखाओ तो। फिर गुड़िया घर में ही कभी आगे तो कभी पीछे, कभी ऊपर तो कभी नीचे अपनी माँ को ऐसे उड़कर दिखा रही थी। अरे अरे, मेरी बेटी ने कब से उड़ना सीख लिया। मम्मा मम्मा, मैं भी उड़ सकता हूँ। फिर गुड्डू भी उड़ने की कोशिश करता है, मगर थोड़ा सा उड़ने पर वो गिर जाता है। गुड़िया हंसने लग जाती है। मोटा मोटा, गुड्डू भैया मोटा।
आपको उड़ना नहीं आता। मम्मा, मैं नानो को बुला लाऊंगी। बेटी, ध्यान से जाना, किसी की लालच में ना आना, अपनी अकल और समझबूझ से काम लेना। ठीक है मम्मा। फिर गुड़िया अपने घर से निकलती है। गुड़िया तो अपनी मम्मा से भी तेज उड़ रही थी। थोड़ी ही देर में गुड़िया जंगल की दूसरी तरफ चली जाती है। गोरी, वो देखो, सामने वो छोटी चिड़िया जा रही है, उसे लालच देकर पकड़ लेते हैं। गोरी कवि गुड़िया को आवाज देती है, छोटी चिड़िया, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। गुड़िया वहाँ रुक जाती है। जी कवि आंटी, क्या बात है? मेरे पास घर में एक बड़ी खिलौना रेलगाड़ी है, चलो मेरे साथ, मैं वो तुम्हें दे दूंगी। और मेरे पास एक उड़ने वाला हवाई जहाज है, क्या वो भी लोगी तुम? लालच, ये मुझे लालच दे रहे हैं। मुझे अपनी बुद्धि से काम लेना होगा। अंकल कवि और आंटी कवि, आप यहाँ बैठे, तब तक मैं नदी से पानी पी आऊं और जल्दी वापस आती हूँ और फिर आपके साथ जाऊंगी। मेरे घर में फ्रिज है, मैं तुम्हें फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी दूंगी। मगर आंटी, मेरा तो गला खराब है। बुलबुल डॉक्टर ने मुझे ठंडा पानी पीने से मना किया है। मैं नदी से ही पानी पी आती हूँ। ऐसा कहते हुए गुड़िया वहाँ से उड़ जाती है और तेजी से आगे बढ़ती है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो कौवे भी थक जाते हैं। कालू, वो छोटी चिड़िया हमें उल्लू बनाकर चली गई है, चलो अब चले, यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। वो बहुत तेज थी छोटी चिड़िया। जब गुड़िया उड़ते हुए पहाड़ों के पास पहुँचती है तो एक सूखे हुए पेड़ पर एक चील बैठी हुई थी। मेरी तो किस्मत खुल गई, आज तो शिकार खुद चल कर आया है। फिर वो बूढ़ी चील गुड़िया को आवाज देती है, चिड़िया इधर आओ मेरे पास, मेरी बात सुनो। गुड़िया डर जाती है और चील से थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठ जाती है। चील मौसी, क्या बात है? मैंने आज अपने घर में समोसे बनाए हैं, क्या तुम समोसे खाओगी? समोसे? मुझे तो समोसे बहुत पसंद हैं। तो फिर मेरे साथ मेरे घर चलो, बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाती हूँ मैं, तुम भी तो खा कर देखो। मगर चील मौसी, मैं तो समोसे चटनी के साथ खाती हूँ। मैंने मिर्ची वाली चटनी भी बना रखी है। मौसी चील, मेरे घर में इमली की खट्टी मीठी चटनी है, मैं भागकर वो लेकर आती हूँ और मैं अपने भैया को भी साथ ले आऊंगी। खट्टी मीठी चटनी के साथ सब मिलकर समोसे खाएंगे। चील ये सुनकर खुश हो जाती है। हाँ, जल्दी जाओ और अपने भाई को जरूर लेकर आना। फिर गुड़िया वहाँ से उड़ती है। गुड़िया अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। अब उसकी नानो का घर ज्यादा दूर ना था। फिर रानो चिड़िया अपनी नानो के घर पहुँच जाती है। नानो, मैं आ गई। गुड़िया बेटी, अकेली आई हो, आपकी मम्मा कहाँ है? नानो, मैं आपको लेने आई हूँ। मम्मा को गर्मी लग गई है, उनके सर में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा कहती है कि आप आकर हमें खाना बना दे। रुको गुड़िया बेटा, मैं अपना डंडा उठा लूँ। फिर गुड़िया और उसकी नानो एक साथ जाती हैं। जब गुड़िया की नानो और गुड़िया चील के पास से गुजरती हैं, तो डंडा देखकर चील भी चुपचाप बैठी रहती है। ये चिड़िया तो बहुत सियानी निकली, गई थी अपने भाई को लेने, मगर ले आई डंडे वाली नानी को। वो चील तुरंत उड़कर वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया और उसकी नानो आगे बढ़ती हैं और वो अपने घर पहुँच जाती हैं। मैंने कर दिया मम्मा, मैंने कर दिया। रानो बेटा, आटा कहाँ है? माँ, सब रसोई में पड़ा है, सब्जी भी और आटा भी। फिर गुड़िया की नानो रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है और गुड़िया अपनी मम्मा को रास्ते की सारी कहानी बताती है। मम्मा, वो बूढ़ी चील तो नानो के पास बड़ा डंडा देखकर भाग गई। बहुत अच्छा किया बेटी, जो आप उन बुरे पक्षियों की बातों में नहीं आई। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। कालू जी, आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? गौरी कवि के आंसू देखकर जंगल के सभी पक्षी उसे नफरत से देखते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये कवि बहुत मनहूस है। जिस भी कवि से शादी करती है वो दूसरे दिन मर जाता है। अब तक इस कवि के 4 पति मर चुके हैं, मनहूस कहीं की। मैं
मैं तो कहता हूँ कि कवि को चीलों के हवाले कर देते हैं। नहीं नहीं मिठू जी, ये कवि तो बहुत मनहूस है। अगर चीलों ने इसे खा लिया तो वो भी मर जाएंगी। जंगल के सभी पक्षी गोरी के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे, मगर गोरी कवि अपने पति की लाश के सामने बैठी रो रही थी। चलो चलो चले यहाँ से। अगर इसकी मनहूसियत हमें लग गई तो कहीं हम भी ना मर जाएं। मनहूस कहेगी मर क्यों नहीं जाती। मैं मनहूस नहीं हूँ। मैं मनहूस नहीं हूँ। अगले दिन गोरी कवि अपने घर के बाहर बैठी सोच रही थी। ऐ ऊपर वाले, मैं जब भी शादी करती हूँ तो मेरा पति ना जाने क्यों मर जाता है। क्या मुझे कभी पति का प्यार नहीं मिलेगा? एक दिन गोरी कवि जंगल से जा रही थी तो वो एक बुलबुल के बच्चे को रोता हुआ देखती है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटे, तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरी माँ कहीं चली गई है। रो नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए कोई फल लेकर आती हूँ। रोते हुए बच्चे पर तरस खाकर गोरी कवि उसे कुछ फल लाकर देती है, लेकिन वो फल जहरीले थे, जिसे खाने के बाद बुलबुल के बच्चे की मौत हो जाती है। ऐ ऊपर वाले, ये क्या हो गया? ये बच्चा तो मर गया। बेटा उठो, वरना जंगल वाले मुझे फिर से मनहूस कहेंगे। तभी वही बुलबुल आ जाती है। अरे मनहूस कवि, तू यहाँ क्या कर रही है? और ये मेरे बेटे को क्या हो गया है? बुलबुल बहन, तुम्हारा बेटा तो मर गया। क्या कवि, तुमने मेरे बेटे को भी मार दिया? मनहूस कहीं की। बुलबुल बहन, मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा, बस उसे कुछ फल ला कर दिए थे। मनहूस कवि, तेरा साया मेरे बेटे पर पड़ते ही तो उसे भी खा गई। मनहूस कहीं की। बुलबुल को रोता सुनकर जंगल के पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ बुलबुल, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? ये काली कवि, ये मनहूस कवि ने मेरे बेटे को मार दिया। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने इसे नहीं मारा। हमें इस मनहूस काली कवि को जंगल से निकाल देना चाहिए, वरना एक दिन ये हम सबको भी ऐसे ही खा जाएगी। हाँ मिठू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस काली कवि को हमारे जंगल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। फिर जंगल के सभी पक्षी गोरी कवि को जंगल से बाहर निकाल देते हैं। जंगल से निकाले जाने पर गोरी कवि नदी के किनारे पर जाती है। लगता है जंगल के पक्षी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं मनहूस हूँ। अगर मैं सच में मनहूस हूँ तो मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे मनहूस बनकर जीने से मेरा मर जाना ही अच्छा है। मेरे मर जाने से मौत का सिलसिला खत्म हो जाएगा और जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी से रहेंगे। मैं पानी में डूबकर अपनी जान दे दूंगी। जैसे ही गोरी कवि छलांग लगाने जाती है तो वहाँ मीनू मौसी आ जाती है। क्या हुआ कवि, भरी जवानी में क्यों डूबने जा रही हो? मौसी, मुझे मरने से मत रोको, मुझे मर जाने दो। कवि, ऐसी क्या बात है जो तुम अपनी जान देने जा रही हो? जंगल के सभी पक्षी मुझे मनहूस समझते हैं, इसलिए मैं जीना नहीं चाहती। कवि, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। क्या मौसी, तुम्हें भी सब मनहूस समझते थे? हाँ कवि, मगर मैंने मुसीबत का सामना किया। तुम भी मुसीबत का सामना करना सीखो, फिर देखना एक दिन तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। मीनू मौसी की बातें सुनकर गोरी कवि ने मुसीबतों से लड़ने का फैसला कर लिया। तुम्हारी बात ठीक है मौसी, अब मैं मरूंगी नहीं बल्कि लड़ूंगी। ये हुई ना बात, अब हम दोनों दोस्त बनकर रहेंगी। फिर मीनू मौसी और गोरी कवि कुछ दिन साथ रहती हैं। एक दिन एक कौवा मीनू मौसी के पास आता है। मीनू मौसी, ये कौन है? डरो नहीं गोरी, ये भी मेरा दोस्त है, ये भी तुम्हारी तरह बहुत दुखियारा है। मीनू मौसी, ये कवि कौन है? फिर मीनू मौसी गोरी कवि के बारे में सारा बताती है। अच्छा मीनू मौसी, ये भी हमारी तरह मुसीबत की मारी है। एक बात पूछूं कवि जी? हाँ हाँ पूछो। आपके साथ क्या हुआ था? मुझे भी जंगल के वासियों ने मनहूस कहकर निकाल दिया था। मगर आपके साथ ऐसा क्या हुआ था कि जंगल के पक्षियों ने आपको बाहर निकाल दिया? मैं अपनी पत्नी के लिए मीठे फल लाया था, मेरी पत्नी वो फल खाते ही मर गई। क्या इस बात पर जंगल के पक्षियों ने आपको बाहर निकाल दिया?
नहीं कवि, मुझे कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़ी बीमारी लग गई। मुझे जंगल के पक्षियों ने मेरे बच्चों के साथ बाहर निकाल दिया। कौवा रोने लगता है। कव्वे जी, आप रोइए नहीं, मैं आपके बच्चों की माँ बनकर उनकी रक्षा करूँगी। ये सुनकर वो कौवा बहुत खुश हो जाता है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ कव्वे जी, हो सकता है आपके बच्चों के लिए ही मुझे नया जीवन मिला हो। फिर कौवा गोरी कवि को साथ लेकर अपने बच्चों के पास आता है। देखो बच्चों, तुमसे मिलने कौन आया है? पापा, ये कौन है? बच्चों, ये आज से तुम्हारी माँ है। बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर गोरी कवि कौवे के बच्चों की माँ बनकर रक्षा करती है। एक दिन गोरी कवि अपने बच्चों को लेकर नदी पर जाती है। तभी वहाँ एक चील आ जाती है। अरे वाह वाह, आज तो छोटे छोटे बच्चे, इनका मांस बहुत ही नरम होगा। रुक जाओ चील, ये मेरे बच्चे हैं, इन्हें पंख मत लगाना। अरे वाह कव्वी, तुझ में इतनी हिम्मत कि तू मेरा मुकाबला कर सके। तभी गोरी का पति भी वहाँ आ जाता है। गोरी, तुम बच्चों को लेकर यहाँ से जाओ, मैं मुकाबला करता हूँ। गोरी कवि अपने बच्चों को लेकर वहाँ से जाती है। तभी चील कौवे पर हमला करती है। कौवा पहले से ही बहुत बीमार था, वो एक बार में ही मर जाता है। कौवे को मारकर चील गोरी कवि के पीछे जाती है और उन्हें रोक लेती है। अरे कव्वी, क्या तू मुझे उस कौवे से डराएगी जो मेरे एक वार से ही मर गया है? मैं सच में बहुत मनहूस हूँ। तुम्हारे पापा के जीवन में आते ही मैं उसे खा गई। नहीं मम्मा, पापा को बहुत बड़ी बीमारी थी, आपके कारण तो वो तड़प तड़प कर नहीं मरे। मम्मा, आप मनहूस नहीं हो, आपके कारण तो हमने जीवन में खुशियाँ देखी हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम यहाँ से जिंदा बच गए तो मैं समझूंगी कि मैं मनहूस नहीं हूँ। हाँ माँ, देख लेना, हम जरूर जिंदा जाएंगे क्योंकि आप मनहूस नहीं हो। बस बहुत हो गया, अब मुझे बहुत भूख लगी है। चील कौवे के परिवार पर हमला करने ही वाली थी कि वहाँ मीनू मौसी आ जाती है। मीनू मौसी आते ही चील की आंखों में चोंच मारती है, जिससे चील को कुछ भी नजर नहीं आता और वो दर्द से चीखती हुई वहाँ से चली जाती है। फिर गोरी कवि और उसके बच्चे बच जाते हैं। अब गोरी कवि को मालूम हो गया था कि वो मनहूस नहीं है। गोरी के जंगल वाले पक्षी आकर गोरी कवि को वापस उसके जंगल ले जाते हैं, जहाँ वो अपने परिवार के साथ खुशी का जीवन गुजारने लगती है। माँ बाप की सभी खुशियाँ अपनी संतान से ही होती हैं। माँ सारी सारी रात जागकर अपने बच्चों को पालती है, वहीं एक बाप गरम धूप में भी काम करता है। एक बात तो है, एक माँ अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चों पर कुर्बान कर सकती है, मगर बाप भूल सकता है। वो अपनी नई खुशियों की तलाश में अपनी पुरानी खुशियों को छोटा समझता है। ऐसा मैंने देखा है, शायद आपने भी। आग बरसाती हुई धूप में चिड़ियाओं का वो परिवार अपने टूटे हुए घर पर बैठा था। गुड्डू की मम्मा, क्या सामान बांध लिया है? हाँ, जो चीजें जरूरी थी वो मैंने रख ली हैं। गुड़िया और गुड्डू के खिलौने और कुछ बाकी चीजें। मम्मा, आपने मेरी घड़ी रख ली है ना? नहीं बेटा, आपकी घड़ी घर के नीचे दब गई होगी, वो तो मुझे मिली ही नहीं। मम्मा, अब चलें, धूप पड़ रही है। फिर वो सब अपना नया सफर शुरू करते हैं। उन्हें प्रवास करके दूसरे जंगल जाना था और नए जंगल में जाकर अपने लिए एक नया घर बनाना था। उड़ते उड़ते वो सब दूर निकल जाते हैं। बच्चे थक गए थे, इसीलिए चिड़ियाओं का वो परिवार एक झरने के पास रुकता है। यहाँ का मौसम है तो गर्म, मगर हमारे पुराने वाले जंगल से अच्छा है। बाबा बाबा, आपको हमें पालने के लिए बड़ी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। गुड़िया बेटी, मुश्किलात तो जिंदगी का एक हिस्सा है। आप सब यहाँ बैठे, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। बाबा चिड़िया अपने परिवार के खाने के लिए कुछ लेने चला जाता है। थोड़ी दूर बाबा चिड़िया को एक सुंदर सी चिड़िया बैठी दिखाई देती है। बाबा चिड़िया वहाँ जाता है। मैं यहाँ नया आया हूँ, इस जंगल में दाना कहाँ से मिलेगा? क्या आप बताएंगी मुझे? मेरा नाम लाडो है,
वो सामने मेरा ही घर है। तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर में दाना भी है और बहुत कुछ। मगर मुझे अपने परिवार के लिए कुछ खाने को लेकर जाना है। ये जंगल बहुत बड़ा है, वो अपने खाने के लिए कुछ न कुछ तो ढूंढ ही लेंगे। आप मेरे साथ आ जाएं। फिर बाबा चिड़िया उस अजनबी चिड़िया के साथ घर चला जाता है। ये दाना जो आप खा रहे हैं, ये मैंने कल ही जमा किया था। मैं अकेली रहती हूँ, इतना बड़ा घर है, दाना है, सब कुछ है, मगर किसी का साथ नहीं है। क्या आपने अभी तक शादी नहीं की? कोई आप जैसा मिला ही नहीं। ये सुनकर पापा चिड़िया लाडो की तरफ देखता ही रह जाता है। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर तुम चाहो तो मेरे घर में रह सकते हो, लेकिन सिर्फ तुम। आओ, मेरे साथ आओ। लाडो चिड़िया बाबा चिड़िया को घर से बाहर ले जाती है। देखो, ये सारे फूल मेरे हैं और यहाँ से थोड़ी दूर एक अंगूरों की बेल भी है। सब कुछ है मेरे पास, खुशियाँ ही खुशियाँ। लाडो चिड़िया एक ही बार में बहुत सारी बातें करती है। ये सब इतनी अचानक, मेरा तो दिमाग ही चकरा गया है। मम्मा, मेरे बाबा अभी तक आए क्यों नहीं वापस? मुझे भूख लगी है। बाबा भी ना जहाँ जाते हैं वहीं जाकर बैठ जाते हैं। दाना थोड़ी दूर से मिला होगा, थोड़ी देर तक आ जाएंगे आपके बाबा। ये साथ कब तक रहेगा? जन्म जन्म तक। मेरा कोई नहीं है, तुम मिले हो तो मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहूँगी। शायद मुझे नहीं मिलने वाली खुशियाँ ही यहाँ खींच लाई हैं, वरना मैं तो नदी के दूसरी ओर से जाने वाला था। कल मेला लगेगा, वो सामने रौनक ही रौनक होगी। मुझे उन्हें बताना ही होगा, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वो चले जाएंगे। कब तक इंतजार करेंगे वो आपका? अपने बच्चों को पीछे छोड़कर मामा चिड़िया अपने पति की तलाश में जाती है। आप यहाँ बैठे हुए हैं और बच्चे भूख से रोए जा रहे हैं। रानो, तुम जा सकती हो बच्चों को लेकर। अगर छोटी सी जिंदगी में बड़ी बड़ी खुशियाँ मिल जाए तो दुखों का सामना कौन करेगा? मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, मेरे साथ मेरे घर में। ये सुनकर मामा चिड़िया का शरीर बेजान हो जाता है। गुड्डू के बाबा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बच्चे भूखे हैं, चलें, जल्दी करें। मैं लाडो से शादी करके यहाँ जिंदगी को भरपूर जीना चाहता हूँ। तुम जाओ यहाँ से। मासूम चिड़िया, तुम क्यों अपना समय यहाँ जाया कर रही हो? एक बार कहा ना, जाओ यहाँ से। मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगी। आपने मुझसे तो खुशियाँ छीनी ही हैं, पर मेरे बच्चों से भी छीन ली। मैं क्या बताऊंगी अपने बच्चों को जाकर? क्या मेरी यही हैसियत थी कि बीच रास्ते में आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं? मैं कैसे सामना करूंगी अपने बच्चों का? क्या बताऊंगी उन्हें? रोती हुई रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तुम भूल जाओ, सब भूल जाओ। ये मत सोचना कि कभी तुम्हारा कोई परिवार भी था। मैं साथ रहूंगी तुम्हारे, हमेशा हमेशा के लिए। मम्मा, पापा कहाँ हैं? गुड़िया, गुड्डू, मम्मा, आप रो क्यों रही हैं? बच्चों, आपके बाबा वो कहीं खो गए हैं। आपके बाबा रास्ता भूल गए हैं। शायद वो दोबारा अब हमें कहीं ना मिले। ये सुनकर बच्चे भी रोने लग जाते हैं। मम्मा, मैं जाता हूँ, मैं रास्ता नहीं भूलूंगा। मैं अपने बाबा को ढूंढ कर ले आऊँगा। मम्मा, पर बाबा तो बड़े हैं, क्या बड़े भी रास्ता भूल सकते हैं? हाँ बेटी, जब छोटे रास्ता भूल जाए तो उन्हें ढूंढ लिया जाता है, मगर जब बड़े खुद से रास्ता भूल जाए तो उन्हें वापस बुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। गुड़िया बहुत बुद्धिमान थी, वो अपनी माँ की तरह बहुत अक्लमंद थी। हाँ माँ, मगर छोड़कर जाने वालों का इंतजार करना और धूप में जलने से बेहतर है कि हम शाम होने से पहले पहले अपना कोई सुरक्षित जगह ढूंढ लें। आप चले माँ। हाँ गुड़िया बेटा। माँ चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से उड़ जाती है, क्योंकि मामा चिड़िया की सारी जिंदगी तो अपने बच्चों से थी। और फिर वो सारे सागर वाले जंगल में पहुँच जाते हैं। फिर मामा चिड़िया अपना सामान एक जगह रखते हुए घर बनाने में इतनी मसरूफ हो जाती है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गुड़िया बेटी, वो बड़ी लकड़ी देना मुझे, और कुक्कू बेटा, आप मुझे कुछ पत्ते तोड़ कर दें। मैं लाया मम्मा। मैं घर बना लूं, फिर अपने बच्चों को दाना ला कर दूंगी। मैं सब कर लूंगी। मैं अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं होने दूंगी। मैं मुकाबला करूंगी सबका। मुझे किसी की जरूरत नहीं, ना ही मेरा कोई था। मेरे बच्चे ही बस मेरे हैं। मामा चिड़िया तेजी से काम कर रही थी।
रोई जा रही थी और बोले जा रही थी और बच्चे हैरानी से अपनी मम्मा को देखे जा रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। आधी रात को भेड़ियों की आवाज सुनकर विधवा गौरी कवि की आंख खुल जाती है। मुन्नी, जग्गू, कहाँ हो तुम? गौरी कवि डरते हुए अपने घर से बाहर आती है। ये बच्चे कहाँ चले गए? मुन्नी, जग्गू, कहाँ हो तुम? आधी रात को गौरी कवि की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। मैंने कितनी बार कहा है कि रात होने से पहले घर लौट आया करो, मगर मेरी सुनता कौन है? अब आधी रात को मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? आधी रात को गौरी कवि पूरे जंगल में अपने बच्चों को ढूंढती है, मगर उन्हें अपने बच्चे कहीं नहीं मिलते। बच्चों को ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है। बच्चों को ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई, मगर न जाने मेरे बच्चे कहाँ चले गए। गौरी कवि ऐसे बैठी अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। तभी कबूतर, मिठू तोता और रानू चिड़िया वहाँ आते हैं। चिड़िया, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? नहीं गौरी बहन, मगर क्या हुआ? पता नहीं चिड़िया, रात से मेरे बच्चे कहीं चले गए हैं। गौरी बहन, हम तीनों भी कल शाम मेरी माँ वाले जंगल में गए थे और अभी लौट रहे हैं, इसलिए हमने भी आपके बच्चों को नहीं देखा। मगर गौरी बहन, आपको तो पता है ना कि रात को जंगल में कितना खतरा होता है। गौरी, तुम्हें तो पता है उन जालिम चीलों का। मासूम पक्षी तो उनका पहले शिकार होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन जालिम चीलों ने तुम्हारे बच्चों को मार दिया हो? ऐसा मत कहो मिठू भाई। तो गौरी, तुम ही बताओ कि वो रात के गए अभी तक क्यों नहीं लौटे? ऐ ऊपर वाले, मेरे बच्चे सलामत हो। फिर गौरी कवि अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते आगे चली जाती है। अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते वो एक नदी के पास जाती है, जहाँ एक कौवे के साथ उसे अपने बच्चे दिखाई देते हैं। मुन्नी, जग्गू, माँ, आप रात भर कहाँ थे मेरे बच्चों? मैं तुम्हें रात से पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। दरअसल कसूर इनका नहीं है। ये कल रात मेरे बच्चे के साथ खेलने आए थे, मगर रात होने के कारण मैंने इन्हें घर नहीं जाने दिया। हाँ माँ, अंकल की बेटी गुड़िया हमारी दोस्त है, इसलिए हम उससे खेलने यहाँ आए थे। बच्चों, तुम्हें पता भी है कि रात से मैं कितनी चिंता में थी। मम्मा, अंकल हमें घर ही छोड़ने आ रहे थे। बच्चों को देखकर गौरी कवि की जान में जान आती है। मेरे बच्चों की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछिए। आप इतने खतरों से खेलकर यहाँ आई, आपका पति कहाँ है? वो अब इस दुनिया में नहीं है। माफ करना, आपको दुखी करना मेरा मकसद नहीं था। चलो बच्चों, चलें घर। एक बात कहूँ, अगर बच्चे रोज आना चाहे तो उन्हें यहाँ आने देना। मैं उन्हें अपनी बेटी जैसा ही प्यार करूँगा। जी जरूर। अब गौरी कवि के बच्चे हर रोज कालू कवि की बेटी से मिलने आया करते थे और साथ में गौरी कवि भी आती थी। कालू कौवा और गौरी कवि मन ही मन में एक दूसरे को पसंद किया करते थे। एक दिन कालू कौवा गौरी कवि से कहता है, गौरी जी, एक बात पूछूं? जी जी, पूछिए। अगर आपको कोई अच्छा सा कौवा मिल जाए तो क्या आप उससे शादी करोगी? इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, मगर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? असल में मैं भी अकेला हूँ। मेरी पत्नी जालिम चीलों का शिकार बन गई थी। मैं भी अपनी बेटी के लिए एक अच्छी माँ के इंतजार में हूँ। अगर आप चाहो तो हम दोनों शादी कर सकते हैं। जब से मेरे पति हमें छोड़कर गए हैं, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को पिता का प्यार मिले, मगर अब कोई ऐसा मिलता ही नहीं जो मेरे बच्चों का पिता बन सके। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर गौरी कवि चुप कर जाती है। क्या हुआ गौरी जी, आप चुप क्यों कर गई? मुझे कुछ सोचने का समय दें, मैं आपको सोचकर जवाब दूंगी। फिर गौरी कवि अपने बच्चों के साथ घर चली जाती है। कालू जी बहुत अच्छे हैं, मुझे लगता है कि वो हमारा बहुत ख्याल रखेंगे। गौरी कवि रात भर कालू कवि के बारे में सोचती रही। अगले दिन वो कालू कवि के पास जाती है। कालू जी, क्या मेरे बच्चे आपको बाबा कह सकते हैं? ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है और फिर वो दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं।
फिर कालू कौवा और गोरी कौवी अपने बच्चों के साथ रहने लगते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन वो सब बाहर बैठे होते हैं। माँ, भूख लगी है, कुछ खाना दो ना। मामा, मुझे भी भूख लगी है, कुछ दीजिए ना खाने को। बच्चों, रात होने वाली है, इस समय हमारा बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। अरे गोरी, रात भर बच्चों को भूखा रखोगी क्या? बच्चों, तुम चिंता नहीं करो, मैं कुछ करता हूँ। मगर इस समय बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। गोरी, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकता। अपने पति का बच्चों के प्रति प्यार देखकर गोरी कौवी खुश हो जाती है। कालू जी, जल्दी लौट आना। गोरी, तुम चिंता नहीं करो, मैं अभी गया और अभी आया। फिर कालू कौवा जंगल में चला जाता है। कोई जालिम पक्षी आ जाए, इससे पहले जल्दी जल्दी फल तोड़ लेता हूँ। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा फल के पेड़ से कुछ फल तोड़ने लगता है। तभी झाड़ियों के पीछे एक जालिम चील बैठी हुई थी। काफी दिनों से कोई मांस नहीं खाया, आज मिला भी तो ये काला कौवा। कोई बात नहीं, जैसा भी है मांस तो है, इसे खाकर मजा ही आएगा। फिर वो चील कालू कौवे पर हमला कर देती है। देखते ही देखते वो कौवे को मारकर खा जाती है। ये सब कुछ पेड़ के पीछे बैठी रानू चिड़िया देख रही थी। अरे, ये तो कालू कौवा है जिसकी अभी अभी शादी हुई थी। फिर रानू चिड़िया गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी बहन, ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि तुम फिर से विधवा हो गई हो। क्या चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ गोरी बहन, आपके कालू कौवे को जालिम चील ने मार दिया है। ये सब मैं अपनी आँखों से देख कर आ रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे कालू जी नहीं मर सकते। अपने आप को संभालो गोरी बहन। चिड़िया, अब मैं जी कर क्या करूँगी? नहीं जीना, मुझे नहीं जीना इस जालिम जंगल में। गोरी बहन, आपको अपने बच्चों के लिए जीना है। पहले आपके 2 बच्चे थे, अब आपके 3 बच्चे हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गोरी कौवी फल खाते खाते सोचती है, ये फल बहुत मीठे हैं, मैं यहीं से पेट भर कर खा लेती हूँ और बाकी अपने बच्चों के लिए ले जाती हूँ। फिर गोरी कौवी 3 फल लेकर वहाँ से उड़ती है, मगर रास्ते में एक फल गिर जाता है, जिसका गोरी कौवी को पता नहीं चलता। घर जाकर गोरी कौवी तीनों बच्चों को फल देने लगती है। ये लो मुन्नी, ये फल तुम्हारे लिए, और जग्गू ये तुम्हारे लिए। अपने बच्चों को फल देते हुए गोरी कौवी को पता चला कि एक फल तो गिर गया है। अरे, तीसरा फल कहाँ गिर गया? गुड़िया बेटी, लगता है तुम्हारा फल रास्ते में ही गिर गया है। गोरी की बात सच थी, मगर गुड़िया को गलतफहमी हो जाती है। सौतेली माँ हमेशा सौतेली ही होती है। ये मुझे भूखा रख रही है ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ। गुड़िया के दिल में अपनी मम्मा के लिए नफरत हो गई थी। एक सुबह जब गोरी कौवी अपने बेटी को नदी पर पानी पिला रही थी। माँ, मुझे भी पानी पीना है। हाँ गुड़िया बेटी, मुन्नी के बाद मैं तुम्हें ही पानी पिलाऊंगी। गोरी कौवी वहाँ बैठी हुई थी कि मिठू तोता वहाँ आता है। गोरी, जल्दी करो, तुम्हारी सहेली नीली कौवी की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनते हुए गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। ये सब कुछ गुड़िया देख रही थी। गुड़िया को अपनी माँ से और भी ज्यादा नफरत हो गई थी। सौतेली माँ हमेशा सौतेली होती है। वो अपने बच्चों को ज्यादा प्यार देती है और मुझसे सौतेला व्यवहार करती है। गुड़िया के दिल में अपनी माँ के लिए नफरत हो गई थी। अगर मुझे मम्मा का प्यार पाना है तो मुझे मम्मा के बच्चों को मारना होगा। फिर गुड़िया अपने बहन भाई को मारने का प्लान बनाती है। चलो मुन्नी और जग्गू, आज हम कुएं के पास खेलने चलते हैं। हाँ हाँ चलो, बड़ा मजा आएगा। मगर भैया, मम्मा को पूछे बिना हम कैसे जा सकते हैं? मम्मा के आने से पहले हम वापस आ जाएंगे, मम्मा को कुछ पता नहीं चलेगा। दोनों को मार डालने के इरादे से गुड़िया उन दोनों को कुएं के पास ले जाती है। अरे वाह, देखो कुएं में मैं तो दिख रही हूँ। फिर वो सब कुएं में देखने लगते हैं। वो दोनों कुएं में देख रहे होते हैं, तभी गुड़िया पीछे से उन्हें कुएं में धक्का दे देती है। जग्गू और मुन्नी कुएं में गिरकर मर जाते हैं। अब सौतेली माँ सिर्फ मुझे ही प्यार करेगी। फिर गुड़िया अपने घर जाने लगती है। रास्ते में उसे गोरी कौवी मिल जाती है। गुड़िया, तुम यहाँ क्यों आई हो और घर पर कौन है? मम्मा,
जग्गू भैया हमें खेलने के लिए जबरदस्ती काली पहाड़ी पर ले गए थे और वहाँ वहाँ गुड़िया बेटी वहाँ क्या? मम्मा वहाँ एक चील ने भैया और बहना को खा लिया। नहीं। गुड़िया की बात सुनकर गौरी कवि के सर पर तो आसमान टूट पड़ता है। माँ मैं हूँ ना, आप चिंता ना करें। हाँ बेटी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मेरा सहारा बनोगी। सौतेली माँ, अब तुम मुझे सगे बच्चों जैसा प्यार दोगी। वो दोनों अपने घर की ओर जा रहे थे कि रास्ते में एक जालिम चील उन्हें रोक लेती है। सामने चील को देखकर गौरी कवि अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, मैं इस चील को अपने पीछे लगाती हूँ और तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर वो चील कहती है, देख कवि, मुझे ज्यादा भूख नहीं है, मैं तुम दोनों में से किसी एक को ही खाऊंगी। अगर तुम दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो फिर मैं दोनों को ही खा जाऊंगी। जालिम चील, तुम मेरी बेटी को यहाँ से जाने दो, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर गुड़िया दंग रह जाती है। गुड़िया जा, चली जा यहाँ से। माँ, आप मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रही हो। इसी को तो माँ कहते हैं बेटा। चल जा गुड़िया, चली जा यहाँ से। सौतेली माँ जान बचा रही है। ये देखकर गुड़िया को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। माँ मैं नहीं, तुम अपनी जान बचाओ मेरी माँ। नहीं गुड़िया, मैं कह रही हूँ, जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं माँ, अगर अब जान बचेगी तो वो बस मेरी माँ की, क्योंकि मैं आपकी गुनहगार हूँ। गुड़िया, ऐसा क्यों बोल रही हो? माँ, आपके सगे बच्चों को मैं अभी कुएं में धकेल कर आ रही हूँ। ये सुनकर गौरी कवि दंग रह जाती है। मुझे मर जाने दीजिए मम्मा, मैं आपकी गुनहगार हूँ। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया गुड़िया? मम्मा, मुझे गलतफहमी हो गई थी। मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो और तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैंने आपके सगे बच्चों को मार दिया। ये सुनकर गौरी कवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटी, तुमने जो भी किया, मगर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। अपनी सौतेली माँ का प्यार देखकर गुड़िया बहुत पछताती है। जा बेटी, चली जा, यहाँ से भाग जा। जालिम चील कब से उन दोनों की बातें सुन रही थी। तू वही कवि है ना जिसकी कुछ समय पहले शादी हुई थी? तेरे पति का नाम कालू था ना? हाँ चील जी, उसे मैंने ही मारा था, मगर आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। आज तुम दोनों को देखकर मुझे ये पता चल गया कि माँ का प्यार क्या होता है। तुम दोनों यहाँ से चली जाओ, आज मैं भूखी ही रह लूंगी। फिर वो दोनों अपने घर की ओर जाने लगते हैं। माँ, मुझे माफ कर दो। बेटी, माँ हमेशा माँ ही होती है, चाहे वो सौतेली हो या सगी। मैंने तुम्हें माफ किया।